हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आए बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 12 जो कि लास्ट लेक्चर है। गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हो भाई? राधे राधे, राधे राधे। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल भाई? नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। बहुत सही। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? भाई रोम 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 रोम। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है आज के सेशन में? आज हम बात करेंगे विद्युत ऋणता के बारे में, जो कि कल अपन एक टेबल बना के गए थे, उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हमारे पास अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ में कुछ पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। ठीक है। कुछ पीवाई को अभी करेंगे, कुछ अपन कल भी करेंगे। अब हमारा ऐसे ही सेशन चलता रहेगा। ठीक है। डन है भाई? आज न्यू चैप्टर का थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर सकते हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आज नया नहीं होगा। नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे पास कल। कल यानी कि मंडे को हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलो भाई, तो पहले कुछ यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन जो कल होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। रेडी है भाई सभी लोग? पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल।
करे भाई स्टार्ट। क्लास चलेगा कि? क्लास तो चलेगा ही भाई, क्लास क्यों नहीं चलेगा यार? DOUGHT है, चलो DOUGHT है तो भाई DOUGHT देख लेते हैं। सर आपने आई में सेकंड और थर्ड आवर्त की लिखाई है, बाकी कैसे? अरे भाई जो आएंगे नॉर्मल कर लेना तुम, बाकी वही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, वही सारी चीजें हैं, हर एक का अपन याद नहीं करेंगे। प्लीज एक बार EN बेटा, खुशी बेटा पढ़ेंगे EN, टेंशन मतलब। सेमीफाइनल की तैयारी कैसी चल रही है? और सर वो वैद्युत ऋणता वाला क्वेश्चन, वैद्युत ऋणता वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई? विद्युत ऋणता वाला कौन सा क्वेश्चन? सेमीफाइनल की तैयारी थोड़ी ना करनी होती है, जाके खेल लेंगे, तैयारी कुछ नहीं होती भाई। चलो भाई ठीक है, तो आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है दौड़ता हुआ, यहां पर बताएं, ये लीजिए। हेलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी का सही क्रम है, बताएं क्या है हमारे पास? पोल का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जल्दी 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 जल्दी। फटाफट से करेंगे। क्या है हमारे पास यहां पर? इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी का क्रम क्या रहने वाला है? हाँ भाई क्या रहेगा बताए? ABCD। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? फ्लोरीन ज्यादा होता है क्लोरीन से, नहीं ये वाला गलत है। आपको लिखाया था कि हमारे पास सेकंड पीरियड जो है, सेकंड आवर्त जो है उसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी कम होती है किससे? थर्ड आवर्त से। तो यहां पर हमारे पास ये तो रॉन्ग है, ये यहां पर बढ़ता हुआ दिखा रखा है, ये भी रॉन्ग है। यहां पर ये वाला दिखा रखा है, ये कुछ सही है क्या? यस ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये वाला सही है हमारे पास कि फ्लोरीन मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन, ये हमारे पास ओवरऑल क्रम रहता है। और बाकी हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा यहां पर अगर देखा जाए तो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं भाई, 27.54%। बाकी वही गंवार लोग हैं। गंवार मतलब तुम दूसरे वाले गंवार हो, तुम मेरे वाले गंवार नहीं लग रहे मेरे को। तुम वो गंवार हो जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। इतनी बार बता दिया है, कल लिखवाया हुआ है, बट नोट्स पढ़ने नहीं है। बाकी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, पढ़ना वढ़ना है नहीं कुछ है। मास्टर कर दे सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है भाई साहब। क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, बताए भाई। कौन सा कथन सही है बताए जरा। पहला दे रखा है हमारे पास, कुछ तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी का मान धनात्मक प्राप्त हो सकता है। कुछ तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी यस होता है, किसके लिए? अक्रिय गैस हो गई, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, Be हो गया, Mg हो गया, यस इनके लिए रहता है।
तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ये तो सही है ऑप्शन, मतलब सभी तत्वों के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, द्वितीय ग्रहण एंथैल्पी हमेशा ही धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तीसरा दे रखा है डेल्टा एच ईजी ऑफ के प्लस, के प्लस की जो विद्युत वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो उसका मान आयनाइजेशन ऊर्जा के बराबर होगा के। क्या बोल रहा है ये कि अगर मैं के प्लस है इस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूंगा, तो इस पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, रैंक वाला क्वेश्चन है ये। इस पर अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर के बन जाएगा, इसको बोल रहे हैं अपन डेल्टा एच ई जी। क्लियर। और अगर मैं के में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, के में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये हो गया आई ई। ये आई किसका है, आई ऑफ के। ये डेल्टा एच ई जी किसका है, डेल्टा एच ई जी के प्लस का। क्या इन दोनों का मान बराबर रहेगा, यस बराबर रहेगा, परंतु चिन्ह क्या रहेगा, विपरीत रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सर एक इधर जा रहा है, तो अगर ये हमारे पास प्लस है ये माइनस है तो ये वाली चीज क्या रहेगी, प्लस रहने वाली है। ये वाली चीज क्या रहने वाली है, प्लस रहने वाली है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका है RIQ रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, 66.32%। भाई साहब मतलब तुम सारे क्या रैंक लेके आओगे सीधा, इजी वाले क्वेश्चन करने नहीं, जो पिछला वाला ही जीता वो नहीं करेंगे, हम ये वाला करके रहेंगे, हम ये तो ट्राई करेंगे भाई। बेटे इजी करोगे तभी तो रैंक आएगी, ऐसा नहीं। ये रैंक मतलब इजी क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, बट जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। और रैंक तब आती है जब पहले इजी करोगे तब तो आएगी, ऐसा नहीं कि सर जी सिर्फ रैंक वाले, ऐसे नहीं होता, फिर तो सिलेक्शन ही नहीं होगा ना भाई। पहले सिलेक्शन फिक्स करो फिर रैंक। क्लियर। तो करेक्ट आंसर ये आ गया हमारे पास। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है दौड़ता हुआ, जो कि कल ही करवाया था। ये देखते हैं हमारे पास, ये भी होमवर्क का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ये दे रखा है ओजी, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा एच ई जी 1। ये क्या है, डेल्टा एच ई जी 2। Na माइनस से Na गैस प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये क्या हो गया, IE1 IE ऑफ Na माइनस क्या आई है, और ये क्या है हमारे पास, ये है डेल्टा एच ई जी किसका, EG1 ऑफ Mg प्लस का। तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ए वाला जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, ए जो है क्या वो ऊष्माक्षेपी होगा, यस। ऑक्सीजन की जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, CIQ कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये दोनों, जो ये करवाया इससे पिछले वाला करवाया। यहां पर क्या है हमारे पास, CIQ है। ए प्रथम ग्रहण एंथैल्पी कैसी रहती है, ऑक्सीजन की ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक किस किस की रहती है, नाइट्रोजन की, अक्रिय गैसों की, और द्वितीय आवर्त में बेरिलियम और मैग्नीशियम की। तो ये हमारे पास ऊष्माक्षेपी यानी कि आर तो आएगा ही आएगा इसमें। उसके बाद धनात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है कि नहीं, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यस। तो ये आ गया आर और क्यू। तो ए में क्या आ गया, आर और क्यू आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, मैंने बना दिया यहां पर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास बी में देखते हैं। बी तो क्या है हमारे पास, द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो, कोई भी मतलब कोई भी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, तत्व की बात हो रही है आयन की नहीं, कोई भी तत्व हो उसकी द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की अगर मैं बात करूंगा तो हमेशा ही क्या रहेगी, धनात्मक रहने वाली है। इसका मतलब ये आ गया एस, ऊष्मा शोषित तो है ही, क्योंकि इसका मतलब क्या रहता है, ऊष्माक्षेपी, मतलब डेल्टा एच का आ गया नेगेटिव, और इसका मतलब क्या रहता है, ऊष्मा शोषी, मतलब डेल्टा एच कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर एस, और यहां पर क्या आ गया, धनात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, मतलब ये क्या आ गया, पी। अब बात करेंगे अपन सी की, किसकी बात करेंगे, सी की। सी में क्या दे रखा है, Na माइनस से Na। अब देखो ये आपको पता है क्या, नहीं पता, बट क्या आप ये बता सकते हो कि Na ये क्या है, IE है, Na माइनस की है, ध्यान रखना। तो Na गैस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
तो ये वाला जो है Na माइनस गैस, ये इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर डेल्टा HEG1 है, तो किसका, Na का। तो ये क्या रहेगा, क्या इसको अपन बोलेंगे कि हमारे पास ये ऊष्मा छेपी है, यस और नो, बोले बिल्कुल सर, ये हमारे पास ऊष्मा छेपी हो गई होगा। ये डेल्टा एच कैसा है, ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि सर अभी आपको बताया है, अगेन बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी केवल और केवल बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की धनात्मक होती है, पहली वाली, बाकी सबकी ऋणात्मक। तो ये पहली ही तो है, तो ये ऊष्माक्षेपी, अगर ये ऊष्माक्षेपी है तो इसका जो उल्टा रहेगा, ये वाली जो चीज, अगर ये नेगेटिव है, ये वाली चीज कैसी है, नेगेटिव, तो यहां पर जो आएगा हमारे पास IE, ये कैसा रहने वाला है, ये रहने वाला है पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा H कैसा आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है तो क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहां पर लिख देंगे सी में पॉजिटिव, यानी कि ऊष्माशोषी S आ गया, क्लियर है। अब आए हमारे पास डी वाले की बात करते हैं। डी में क्या दे रखा है, Mg+ दे रखा है। डी यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, तो अब यहां पर अगेन इसका उल्टा करते हैं, Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना, वैसे तो आप यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हो Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये डेल्टा HEG2 बोल सकता हूं क्या मैं इसको, Mg का ये सही है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, गलत है। वो तो कब बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं अपन जब हमारे पास Mg2 बन रहा होता। तो अब यहां पर मेरे को Mg+ बनाना है, तो Mg में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आ गया Mg गैस, और साथ में ये प्लस, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन ऊर्जा, ये हो गया IE1। ये कैसा है, ये तो धनात्मक है, ये तो क्या हमारे पास धनात्मक है, आयनाइजेशन ऊर्जा है तो धनात्मक ही रहती है। न्यूट्रल की कैसे रहती है, धनात्मक। अगर हमारे पास कोई उदासीन परमाणु है तो उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा हमेशा ही धनात्मक रहती है, ये अपन पढ़ चुके हैं, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये धनात्मक है तो इसका उल्टा क्रम जो रहेगा, यहां अगर चलेंगे तो ये अगर धनात्मक है तो ये क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ये क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा R। तो ये हमारे पास आंसर है, जैसा भी दे रखा होगा उसने, ऑप्शन से अपन मैच कर लेंगे। अगेन बोल देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, समझने में दिमाग चाहिए होगा, और दिमाग मतलब आपको पुराने कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको आयनाइजेशन ऊर्जा पता होनी चाहिए, क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा HEG क्या होता है। अगर आपको उनकी परिभाषा नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट अगेन बोले सर हमारा टारगेट है 2027 में रैंक लाना, तो अगर अच्छे क्वेश्चन है तो हम उनको टाइम देंगे। अच्छा क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन की तरह समझ में नहीं आएगा, वो टाइम मांगता है, वो कॉन्सेप्ट मांगता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और देन फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, दौड़ता हुआ आवर्त सारणी में HA 105 दे रखा है, 105 के पश्चात रखे तत्व का IUPAC नाम। तो 105 के पश्चात जो तत्व रखा जाएगा वो कौन सा रखा जाएगा, 106 वाला। तो 106 का IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे, 106 का IUPAC नेम क्या रहेगा, बताना भाई। 106 वाले का IUPAC नाम क्या रहेगा, एक 106 वाले का IUPAC नाम क्या रहेगा। एक को क्या बोलते हैं, अन, 0 को नील, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्स। तो क्या आ गया, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएम। तो अनिल हेक्सियम कहां दे रखा है, अनिल पेंटियम, ये तो 105 है। अनिल नीलियम, अन मतलब अन का मतलब वन, अन का मतलब वन, नील मतलब 0, ये तो 110 हो गया। अन 1, नील 0, क्वेड 4। पश्चात पूछा है, पहले नहीं पूछा है। अन 0, नील मतलब अन 1, नील 0, और हेक्स मतलब 6, 106। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, थर्ड। करेक्ट क्या आएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये आ गया 78.36%, क्लियर है। क्या आ गया, 78.36%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक त्रिज्या होती है, कौन सी आयनिक त्रिज्या है इसमें जो सही दे रखी है? जी हाँ बताएं, क्या है ये? धनायन आयनिक त्रिज्या जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समानुपाती होती है ऋणावेश के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है धनावेश के। सही है, जितना ज्यादा धनावेश उतनी त्रिज्या कम। तो क्या पहला सही है क्या? नहीं, पहला गलत है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि सही क्या आएगा? ये आएगा Ti प्लस फोर में आवेश कम है तो उसकी त्रिज्या ज्यादा रहेगी, धनावेश कम है। क्लियर है? दूसरा ये दे रखा है देखो, Cl पर यहां भी माइनस है, Cl पर यहां भी माइनस है, तो इसका मतलब यहां पर आयनिक त्रिज्या में ये वाला क्रम नहीं रहने वाला है। दोनों ही Cl माइनस है, ये यहां पर ये 37 और ये 35 दे रखा है, इनकी त्रिज्या बराबर रहने वाली है। यहां पर अगर बात करोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। P3 प्लस P3 माइनस P5 प्लस, क्या ये बात सही है? यस, ये वाली बात सही है। यहां 3 प्लस है प्लस 5 है, तो ये सही है। ये प्लस की त्रिज्या ज्यादा माइनस की त्रिज्या कम नहीं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पर ऋणावेश है, यहां धनावेश है। जेड भी देख सकते हो, यहां पर जेड कितना है? 19, यहां जेड कितना है? 17। तो 17 वाला में अट्रैक्शन कम, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम रहेगा, त्रिज्या ज्यादा रहेगी। तो ये वाला भी क्या दे रखा है? रॉन्ग दे रखा है। सही वाला क्या रहेगा? ये करेक्ट आंसर फोर्थ। मेरे हिसाब से 80% तो आना चाहिए लगभग। 36। भाई साहब, जिस क्वेश्चन पे मैं बोल देता हूं ना कि सही कर देना, वही गलत कर देते हैं यार। सोच रखा है तुम लोगों ने। नेक्स्ट, किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है हमेशा ऊष्माक्षेपी, कुछ तत्वों में ऊष्माशोषी, कुछ तत्वों में ऊष्माक्षेपी, हमेशा ऊष्माशोषी। बताए भाई। हाँ भाई, क्या आएगा? किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, अभी बताया था, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या रहती है? ऊष्मा शोषी। हमेशा डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव। तो ऊष्मा शोषी रहेगी हमेशा ही। डेल्टा एच का मान हमेशा ही प्लस रहेगा, मतलब डी आना चाहिए, बट बाकी हमारे पास जो दे रखा है उसमें तो क्या कर सकते? 41.36। ऊष्मा चेपी नहीं, कुछ तत्वों की ऊष्मा शोषी नहीं, सबकी ऊष्मा शोषी रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, हेलोजन वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ये कर चुके हैं, तो मैं फटाफट से बता देता हूं। क्लोरीन की सबसे ज्यादा रहेगी, फ्लोरीन कम, क्लोरीन ज्यादा, फिर क्लोरीन ब्रोमीन से भी ज्यादा, आयोडीन से भी ज्यादा। ये सही है क्या? ये सही है। ये वाला रॉन्ग है। ये वाला यहां ये गलत दे रखा है, यहां पर ये गलत दे रखा है। तो आंसर क्या है? ए। ऑलरेडी बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं कर दिया। नेक्स्ट,
किसी परमाणु में द्वितीय इलेक्ट्रॉन के संयोजन पर अवशोषित ऊर्जा कहलाती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन का संयोजन, द्वितीय इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? किसी परमाणु में द्वितीय इलेक्ट्रॉन, तो देखो अगर कोई भी परमाणु है मेरे पास, मान लो यहां पर ए परमाणु ले लिया अपन ने, इस पर प्रथम इलेक्ट्रॉन का संयोजन हुआ, प्रथम इलेक्ट्रॉन का संयोजन हुआ, यहां पर बना ए माइनस, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, इसको बोल रहे हैं डेल्टा एच Eg1। अब क्या है हमारे पास, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं, A2 माइनस। क्लियर? तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट आईपी प्रथम आयनन ऊर्जा, इसका मतलब है आयनन विभव, आयनन विभव, तो आयनन विभव बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो एक ही बात है। और आयनन ऊर्जा क्या ये है क्या, नहीं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोलते हैं अपन जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको, ना कि इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उसको। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यस ये सही है। फर्स्ट ये नहीं, ये सही नहीं है। सेकंड आईपी, ये भी सही नहीं है। सेकंड ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो कि अपन ऑलरेडी बता चुके, तो आंसर क्या आएगा, बी। 66.06, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत है भाई। बताइए, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता होती है, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा अवशोषित होगी। हाँ भाई, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा अवशोषण का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच कैसा रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण की आवश्यकता होती है, एफ से एफ माइनस, अवशोषण एफ से एफ माइनस, ये तो डेल्टा एच Eg1 है, यहां लिख देते हैं, ये क्या है, डेल्टा एच Eg1, ये क्या रहेगा, नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारे पास, Cl से Cl माइनस, डेल्टा एच Eg1, ये भी क्या है, डेल्टा एच Eg1। यहां पर अगर बात करोगे तो ये क्या है, O से O2 माइनस बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, बहुसंयोजी ऋणायन। क्या बन रहा है हमारे पास, बहुसंयोजी ऋणायन। तो बहुसंयोजी ऋणायन बन रहा है, तो यही हमारे पास क्या रहता है, हमेशा धनात्मक रहता है। डेल्टा एच का मान हमेशा क्या आएगा इसके लिए, धनात्मक। तो बहुसंयोजी ऋणायन बनेगा हमेशा कैसा, जब डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या है, थर्ड, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72.45 इज द करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य से कम है, शून्य से कम है, यानी कि पूछ रहा है कि डेल्टा एच Eg प्लस में आना चाहिए।
डेल्टा एच इजी किस में होना चाहिए, प्लस में। धनात्मक किस में है, O2 माइनस के लिए है, S2 माइनस के लिए, फर्स्ट वे दोनों दोनों के लिए, या फिर O प्लस के लिए है, ये पूछ रहा है हमसे। बताए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, O2 माइनस, तो अगर O2 माइनस में और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यहां पर तो क्या आएगा, O3 माइनस आएगा, तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम चीज यहां पर सल्फर के लिए है, यहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो S3 माइनस बनेगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां अगर बात करोगे O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बनेगा, O गैस बनेगा, क्या बनेगा, O गैस। तो यहां पर ये वाली चीज कैसे आएगी, डेल्टा एच नेगेटिव आने वाली है, क्या आएगी, डेल्टा एच नेगेटिव। वैसे भी ये प्लस, तो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है कि क्या आएगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों है। इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई जल्दबाजी में आंसर कर देता है, और जल्दबाजी में आंसर क्या टिक कर दिया उसने, फर्स्ट कर दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वैसे सही है, बट ऑप्शन उसने तीसरा ऐसा बनाया हुआ है जहां पर पहला और तीसरा दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 67% लोग सही है। ये वाला क्वेश्चन आरपीएमटी 2004, इसका मतलब है पहले क्या होता था, हर एक स्टेट का जो मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट वाले रहते हैं उनके लिए अलग अलग एग्जाम होते थे। तो राजस्थान का होता था आरपीएमटी, इंडिया लेवल के वाले को बोलते थे एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्लियर है। अब सबको क्या कर दिया, नीट कर दिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एआई ट्रिपल ई का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई साहब क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी आपको। ऑक्साइड आयन O2 माइनस के निर्माण में प्रथम चरण ऊष्मा छेपी होता है। प्रथम चरण ऊष्मा छेपी ये रहा हमारे पास, ऊष्मा छेपी बिल्कुल ये रहा। डेल्टा एच का मान क्या है, माइनस का 142 किलो जूल पर मोल है। और O माइनस प्लस द्वितीय जो है वो ऊष्मा शोषी है, और बाद में ऊष्मा शोषी है, जैसा नीचे देखा गया। इसका कारण क्या है, O माइनस आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ने का प्रतिरोध करता है, पहला इधर रखा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत उच्च है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत उच्च है, क्या इसका कारण ये है, नहीं इसका कारण ये तो नहीं है। यहां पर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं आसानी से, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी। ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमेशा ही हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान हमेशा ही धनात्मक रहता है, या फिर अपन बोलते हैं कि द्विसंयोजी या बहुसंयोजी ऋणायन जो रहता है उनके लिए डेल्टा एच करेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये तो गलत है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय है, इसके कोई लेना देना नहीं है। O माइनस आयन की साइज अपेक्षाकृत ऑक्सीजन परमाणु से बृहत्तर है, बृहत्तर का मतलब बड़ी है, बात तो ये सही है, पर इसका कारण नहीं है। भाई आपसे पूछा है कि इसका कारण क्या है, ये वाली बात सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि सूरज पूर्व से उदय होता है, बात तो ये भी सही, बट वो इसका आंसर तो नहीं है। बात तो ये भी सही है कि आज शनिवार है, हाँ या ना, पर वो इसका आंसर तो नहीं है, हाँ या ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट उसने बोला है कि ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका कारण क्या ये है, नहीं सर इसका कारण ये नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि O माइनस जो है कि ऋणायन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणायन का ही जुड़ने का विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 57.37%। क्लियर। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्लास में करवाया हुआ है। द्वितीय आयनन ऊर्जा का सही क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। द्वितीय आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम लिखना है भाई।
LIBENEC और B। तो द्वितीय पूछा है, ध्यान रखना क्या ट्रिक बताई थी, पहले आप प्रथम का लिख लो। यहां पर क्या है Li, ये क्या है बेरिलियम, यहां पर क्या है बोरोन, बोरोन है क्या, नहीं है, कार्बन है, अच्छा है बोरोन है, और क्या है कार्बन है, और क्या है नियोन है, ये दे रखे हमारे पास, ठीक है। इनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो यहां पर क्या आ गया 2s1 और यहां पर क्या है हीलियम, इससे पहले हीलियम है, ये क्या आ गया 2s2, ये आ गया 2s2 2p1 और यहां पर क्या आ गया 2p2 और यहां पर आ गया 2p6। क्लियर, ये हमारे पास दे रखा है, बट उसने क्या इसका आंसर पूछा है, नहीं, उसने बोला है कि हमारे पास द्वितीय चाहिए, द्वितीय के लिए क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो यहां पर ये आ जाएगा हीलियम, यहां पर बचेगा 2s1, यहां पर बचेगा 2s2, यहां पर बचेगा 2p1, 2s2 2p1 और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 2p5। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे ज्यादा तो इनर्ट गैस वाला ही रहता है, ये क्या है इनर्ट गैस है, आया ना, लिखवाया हुआ है सेम ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास अपन को क्या बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है, तो यहां पर जो ऑर्डर लिखेंगे अपन द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो सबसे पहले तो क्या आ गया हमारे पास Li प्लस, क्यों, क्योंकि Li प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कौन सा है, मतलब Li प्लस नहीं Li अक्रिय गैस वाला है। उसके बाद क्या आएगा नियोन, Li के बाद क्या आ गया नियोन आ गया, तो Li देन नियोन कहां दे रखा है, ये रहा Li नियोन, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करोगे हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर 2s1 है, यहां पर 2s2 है, यहां पर 2s2 2p1 है, तो ये काम करेगा बोरोन का, ये क्या हो गया हमारे पास बोरोन हो गया, ये बेरिलियम हो गया, बेरिलियम और बोरोन में से किसका ज्यादा होता है, बेरिलियम का ज्यादा रहता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सर यहां पर जो आयनन ऊर्जा है तो यहां पर हमारे पास क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस सब सेल में से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पी सब सेल में से, एस उपकोष में और पी उपकोष में, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोरोन, उसके बाद क्या आएगा कार्बन और देन क्या आएगा बेरिलियम। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय की बात हो रही है, प्रथम की बात नहीं हो रही। प्रथम की अगर होता मतलब IE1 की अगर बात होती तो I1 क्या बोलते हैं अपन, सबसे ज्यादा नियोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम और देन क्या आता बोरोन और फिर क्या आता Li। सेम चीज लिखवाई हुई है नोट्स में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं पता है ये चीज, ठीक है, क्योंकि सेम चीज पढ़ाई हुई है। तो करेक्ट आंसर ये आ गया, ये कहां दे रखा है चेक करिए, LINEB यहां दे रखा है, ये आ गया हमारे पास, तो करेक्ट आंसर आ गया 4, 41.48 ये हमारा करेक्ट आंसर है, बहुत शानदार। चलिए भाई, इसी के साथ हम आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कार्यक्रम है वो खत्म करते हैं। क्लियर भाई, डन है भाई, गुड इवनिंग ही हो रही है अभी तो ओवरऑल अभी अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस किए, तो लीडर बोर्ड देखना बनता है भाई। लीडर बोर्ड क्या बोलता है, अभिषेक कुमार टॉप पर है, 10 में से 10 सही। उसके बाद है अंश सोनी। अब देखिए अगर किसी ने जल्दबाजी की वजह से कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है तो उसकी रैंक पीछे हो गई है, मतलब टॉप 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे सही है, बाकी बच्चों के फिर 9 वाले सही है। तो मतलब अगर कोई एक्यूरेसी पर ध्यान देता तो उसके क्वेश्चंस सही होते, उसकी रैंक अच्छी होती, और यही आपके फाइनल एग्जाम में भी होता है। ये तो मैंने तब किया जब 10 क्वेश्चन किए, अगर यहीं पर 20 होते तो हो सकता है कि ये 2 बच्चे भी नहीं होते या फिर एक होता, ठीक है, तो वो हो सकता है दोनों भी होते। तो अभिषेक जी टॉप पर है, अंश सेकंड, साहिल मीना थर्ड, उसके बाद शिवम, विष्णु, दीपक, आयुष, कविता, याकूब और खुशी पांडे जी, ये हमारे पास टॉप 10 हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस है आपकी, क्लियर है। पोल के टाइम पर मेरी चैट बंद हो जाती है, हाँ बिल्कुल, चैट चलानी क्यों है तेरे को,
3-4 मिस्टेक हो गए, जो भी मिस्टेक हुए वो ध्यान दो बेटा। जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं, आप एग्जाम में अच्छा करना है तो यहाँ पर अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है कि यहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हो तो एग्जाम में सही करो। ये तो अच्छा ठीक है, आ जाइए। एक कल मैंने होमवर्क और दिया था, एक होमवर्क और दिया था मैंने कल, याद है, जिसमें 11 क्वेश्चंस थे, जिसमें 11 क्वेश्चन थे। कौन कौन से थे वो बता देता हूं मैं आपको। निम्न प्रक्रम में ऊष्मा छेपी प्रक्रम बताना है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम बताना है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम। हाँ भाई, अपने नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं, मैं पहले बोलता नहीं हूं, क्योंकि आज 10 क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन में आप अगर टॉप 10 में आ रहे हो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लियर है? 10 में से अगर 9 क्वेश्चंस कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आपकी 90% एक्यूरेसी है, जो कि बढ़िया है। और यहां पर अपन ने क्वेश्चंस का लेवल जो रखा है अच्छा रखा है, नीट के एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर ही लिए है अगर ओवरऑल अगर बात करें तो। ठीक है, डन। चलिए भाई, तो यहां पर ऊष्मा छेपी प्रक्रम बताना है अपन को, जिनका डेल्टा एच क्या रहता है, नकारात्मक। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, पहला है NaN, गैस से क्या बना रखा है हमारे पास, N गैस से बनाया हुआ है, N माइनस, यस, नहीं N प्लस, और साथ में इलेक्ट्रॉन। मैं होमवर्क देख रहा हूं जिससे कि कुछ मिस्टेक ना हो, कोई रहना जाए। He गैस से क्या बन रहा है हमारे पास, He माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं He गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बन गया, He माइनस गैस। दूसरा हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा और चौथा क्या है, P गैस, फॉस्फोरस है, उसके लिए क्या बन रहा है, P गैस से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, P गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, ओहो, P माइनस गैस बना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, F से F माइनस गैस बना है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 5 O गैस से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2 माइनस गैस बना है। 5 तो ये हो गए। अब आएगा नंबर 6, नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 हमारे पास N गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया, N माइनस गैस। नंबर 7 की अगर अपन बात करें, नंबर 7 में क्या है, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बन रहा है M2 माइनस। Mg है ये, मैग्नीशियम है वो। तो यहां पर बन गया Mg(G2 माइनस। नंबर 8 की अगर अपन बात करें, Mgg, यहां पर क्या बन जाएगा, Mg(G2 प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर 9 Mg जी प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करके यहां पर बनाएगा M माइनस। और नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 10 में हमारे पास क्या है, Ne गैस Ne गैस और साथ में क्या बना हमारे पास Ne प्लस इलेक्ट्रॉन। और नंबर 11 की अगर बात की जाए तो नंबर 11 में क्या है हमारे पास Ne गैस प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या बन गया Ne माइनस गैस। ये हमारे पास दे रखा है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ भाई, अब बताइए नंबर बताओ फटाफट से। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा ऊष्माक्षेपी है, कौन सा ऊष्माशोषी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एच Eg1। नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच Eg1 क्या रहता है, प्लस। तो यहां पर क्या आएगा, ये तो प्लस है, यानी कि ये ऊष्माशोषी है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऊष्माक्षेपी पूछा है उसने, तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी। यहां पर क्या है, He गैस, ये क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के लिए भी डेल्टा एच Eg1 हो, उसका मान कैसा रहता है, प्लस रहता है। तो ये भी कैसा आएगा हमारे पास, प्लस आने वाला है, हाँ या ना। अक्रिय गैस नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड Mg, इन दोनों के लिए क्या रहती है चीजें, प्लस रहती है। पी गैस फॉस्फोरस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, डेल्टा एच Eg1 है। क्या ये ऋणात्मक होगा? यस सर, ये हमारे पास ऋणात्मक है। तो एक तो ये आ गया। फ्लोरीन, यस सर, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सर इसी आवर्त की, इसी वर्ग की हमारे पास क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी मिलती है। वर्ग बोल रहा हूं। ये क्या हमारे पास बहुसंयोजी ऋणायन है सर, बहुसंयोजी ऋणायन। अगर एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास किसी परमाणु पर, तो उसके लिए तो क्या रहेगा, हमेशा ही प्लस रहने वाला है। तो यहां पर ये क्या रहेगा, डेल्टा एच यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस ही आने वाला है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2। अगर कोई पूछे आपसे कि यहां पर कौन कौन सी ऊष्मा सम्मिलित है, तो आप बोलोगे डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2, ये दोनों सम्मिलित है हमारे पास। क्लियर है क्या? यस, कोई दिक्कत? अरे डन है। नेक्स्ट अगर बात करें, एन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन एन माइनस गैस बन रहा है, ये क्या है हमारे पास, डेल्टा एच साहब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये Eg1 थोड़ी है, ये क्या है, IE है, आयनाइजेशन ऊर्जा। I1, एन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये I1 है। बट हाँ, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा रहने को। तो प्रथम आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। पर किसी भी तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान धनात्मक ही होता है। तत्व का, आयन का ऋणात्मक हो सकता है, बट तत्व का क्या रहेगा, हमेशा ही धनात्मक रहेगा। ये क्या है, डेल्टा एच Eg1, ये कैसा रहेगा, धनात्मक, जो कि अपन ने अभी बताया। तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। क्लियर है? यहां अगर बात करें Mg22 माइनस, 2 ऋणायन बन रहा है, तो क्या आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो ये भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, यहां अगर बात करें Mg से 2 प्लस, ये I1 प्लस I2, IE1 प्लस I2, तो इनका मान तो खूब धनात्मक रहेगा। तो ये भी कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी आंसर नहीं है। Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए डेल्टा एच Eg1 का मान धनात्मक होता है, तो ये प्लस रहने वाला है। नेक्स्ट Ne गैस, Ne प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आयनाइजेशन ऊर्जा है, IE, तो इसका मान क्या रहेगा, प्लस रहने वाला है। और यहां पर ये दे रखा है डेल्टा एच Eg1, इसका मान भी क्या रहेगा, प्लस रहने वाला है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो आंसर सिर्फ हमारे पास कौन से हैं, थर्ड और फोर्थ के अलावा बाकी सभी ऊष्माशोषी है। यस और नो? क्लियर भाई?
डन है, मजा आया क्वेश्चन करके। क्वेश्चन 6 रॉन्ग है। 6 में क्या है, एन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच ही जीवन है। नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच ही जीवन का मान माइनस होता है, बिल्कुल सॉरी धनात्मक होता है, बिल्कुल सही है। क्यों गलत क्यों भाई? डन। एक कह रहा है चैट पर सेटिंग चल रही है। अबे चैट पर क्या, इनकी हकीकत में नहीं चलने, जब शक्ल देखी जाएगी ना दोनों की आपस में नहीं नहीं, ना 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 ना, अरे तुम तो लड़के हो, अरे तुम भी लड़के हो शक्ल भी अच्छी नहीं है, नहीं 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 नहीं, मना हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, तो अब अपन बात करते हैं, हमारे पास विद्युत ऋणता की बात कर रहे थे कल। किसकी बात कर रहे थे? विद्युत ऋणता की। ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। EN से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? EN से। क्लियर? आ जाइए भाई। समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है भाई। समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्लियर? चलिए आ जाइए अब। डन। चलिए भाई आ जाइए आ जाइए। यहां पर क्या बताया था मैंने, कल समझाया था, वापिस से रिवीजन करवा रहा हूं कि हमारे पास ए और बी, मान लीजिए हमारे पास ये दो तत्व है जो एक दूसरे परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किससे? रासायनिक बंध से, सहसंयोजी बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। मैं मान रहा हूं, मान रहा हूं कि बी की विद्युत ऋणता क्या है? ए से ज्यादा है, ऐसा माना गया है। अब विद्युत ऋणता ज्यादा होने का क्या मतलब है वो समझना है। बी की विद्युत ऋणता ज्यादा होने का क्या मतलब है वो समझना है। बी की विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब यह है कि अगर यहां पर बी की विद्युत ऋण ज्यादा है तो ये जो बी है ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। अब खींच के नहीं कि अपने पास ही रख लेगा, नहीं, रहेगा बंद में ही, बट ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर की तरफ आ जाएगा। तो जब ये थोड़ा इधर की तरफ आएगा तो क्या हो गया? मतलब अब ए और बी के पास बराबर नहीं बट रहे इलेक्ट्रॉन, बी की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया है। बी की तरफ क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। यस और नो? क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो दिख रहा है बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ए के पास कम इलेक्ट्रॉन घनत्व है, मतलब इस बंद के इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए। बंद के इलेक्ट्रॉन बी के पास ज्यादा है, बी के समीप ज्यादा है, ऐसे लिख लो, बी के ज्यादा समीप है, बी के ज्यादा बी के ज्यादा समीप है। अब बी के ज्यादा समीप है तो यहां पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव यानी कि आंशिक ऋणावेश, और यहां पर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। यहां पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, यहां पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। तो ये हो गया हमारे पास। अरे क्लियर है क्या? डन है भाई? तो इसी को बोलते हैं ज्यादा विद्युत ऋणी। अगर दोनों की विद्युत ऋणता बराबर रहती तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बराबर रहता, मतलब ए के पास और बी के पास इलेक्ट्रॉन, यदि विद्युत ऋणता समान होती, मतलब यदि दोनों तत्व समान होते, यदि दोनों तत्व समान होते तो उस वाले केस में क्या करते हम? उस वाले केस में हमारे पास क्या रहता? ए मान लो ऐसा है, तो यहां पर ये बंधा हुआ है, यहां पर ये बंधा हुआ है, तो अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में खींचेंगे, दोनों ताकतवर है तो दोनों की ताकत बराबर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ इस प्रकार से रहेगा। डन? तो यहां पर कोई आवेश नहीं आएगा। ये वाला जो बंध है, ये जो बंध है इसको बोलते हैं अपन अध्रुवीय बंध। अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है, अध्रुवीय बंध है। क्यों अध्रुवीय बंध? इसलिए है क्योंकि यहां पर डेल्टा EN, विद्युत ऋणता में जो अंतर है वो कितना है? 0 है। विद्युत ऋणता में जो अंतर है वो कितना है? 0 है। और यहां पर ये वाला जो बंध है, इस बंध को बोलते हैं ध्रुवीय बंध। इस बंध को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध। क्यों बोलते हैं ध्रुवीय बंध? क्योंकि यहां पर जो डेल्टा EN है वो 0 नहीं है, विद्युत ऋणता में जो अंतर है
वो जीरो नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बंद बंद ध्रुवीय है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता बराबर है तो बंद अध्रुवीय होगा, वहां पर कोई ध्रुव नहीं बन रहा है। ध्रुव मतलब ना प्लस ना माइनस बन रहा है, जैसे कि यहां पर ये बन रहा है। और अगर हमारे पास दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग है तो वहां पर द्विध्रुव बनेंगे, एक प्लस एक माइनस, एक पर आंशिक धनावेश एक पर आंशिक ऋणावेश, और वो जो बंद रहेगा वो हमारे पास ध्रुवीय बंद रहेगा। वो जो बंद रहेगा वो कैसा बंद रहेगा? ध्रुवीय बंद रहने वाला है। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यस और नो? अरे क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन? डन है भाई? ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे। डन है? ठीक है, तो यहां पर ये लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो यहां पर कि यदि बंधित परमाणुओं, ऐसे लिख लो, यदि बंधित परमाणुओं के लिए डेल्टा ई एन के लिए, यहां लिखो ऐसे, डेल्टा ई एन बराबर जीरो, तो क्या बोलेंगे? अध्रुवीय बंध है वो। कैसा बंध है? अध्रुवीय बंध। और अगर डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर वो जीरो नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब वो बंध कैसा रहेगा? इसका मतलब वो ध्रुवीय बंध है। करो फटाफट से। करिए भाई फटाफट से। इसका मतलब क्या है? वो ध्रुवीय बंध है। जल्दी कॉपी करेंगे। अब अपन लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन, कि कौन कौन से फैक्टर है जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। डन भाई? क्लियर? चलो ठीक है। ठीक है, अब लिखिए ईएन को प्रभावित करने वाले कारक। ईएन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है? सबसे पहला फर्स्ट ई एन,
पहला है आकार, पहला लिखो यहां पर आकार। तो मुझे बताइए कि अगर किसी परमाणु का आकार कम रहेगा, अगर किसी परमाणु का आकार कम रहेगा तो उसका नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका मतलब यह कि मैं बोल सकता हूं कि आकार जितना कम अट्रैक्शन ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, आकर्षण जितना ज्यादा तो ईएन भी उतना ही ज्यादा, मतलब ईएन जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आकार के। ईएन जो है हमारे पास क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आकार के। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, पहला हमारे पास आ गया, ईएन जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा आकार के। तो इसके आधार पर मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब यह हुआ, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर, यानी टॉप से बॉटम, आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ईएन का मान क्या होगा, कम होगा। तो ईएन का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर, तो आकार बढ़ेगा, ईएन कम होगा। तथा आवर्त में लेफ्ट से राइट, दूसरा कलर ले लेते हैं यहां पर जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। तथा आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर तथा आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है। तो ईएन क्या होगा, बढ़ेगा। डन। और यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां आकार बढ़ रहा है किसमें, वर्ग में। ऐसे लिख लो, ऊपर से नीचे जाने पर। इसलिए कल वाली टेबल में अब आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि कल वाले टेबल में मैंने वैसा क्यों लिखवाया था कि लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ रही है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है, ये आ गया नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब मैं बोलूंगा ईएन समानुपाती है जेड इफेक्टिव के। ईएन क्या है, समानुपाती है जेड इफेक्टिव के। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश उतनी विद्युत ऋणता ज्यादा रहेगी, उतनी विद्युत ऋणता क्या रहेगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि सर प्रभावी नाभिकीय आवेश आकर्षण को ही तो बता रहा है। तो जितना ज्यादा आकर्षण तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, तो उसकी विद्युत ऋणता भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो उसकी विद्युत ऋणता भी क्या हो गई, हमारे पास ज्यादा हो गई। इन दोनों में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस, अरे क्लियर है क्या। ठीक है, नंबर तीन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन हमारे पास ऑक्सीकरण अंक। अब ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, यहां लिख देता हूं मैं आपको, देखो यहां लिख देता हूं मैं, जिससे कि बीमारी ना रहे कुछ। ऑक्सीकरण अंक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। कहां पढ़ाया जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। अरे ठीक है क्या,
ऑक्सीकरण अंक कहां पर पढ़ाया जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, वहां पर पढ़ना वो चीज। अरे ठीक है। अच्छा वैसे हल्का सा मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे मान लो ए और बी है, समझा रहा हूं मैं बस। यहां पर माना बी की विद्युत ऋणता क्या है? ए से ज्यादा है, जो कि अपन मान के चलते हैं वही। तो क्या करो, अगर आप एक बंद तोड़ रहे हो, यहां पर एक बंद तोड़ा, बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 मान लो। मतलब मान लो इसका ऑक्सीकरण अंक 1 है, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? -1। अगर हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी होता, मतलब ए के साथ ए डबल बॉन्ड बी, 2 बंद होते, या फिर ए के साथ कितने बंद होते? 3 बंद होते। क्लियर है? तो क्या होता हमारे पास, अगर यहां पर 2 बंद होते तो यहां -2, यहां +2, मतलब ये ऑक्सीकरण अंक की है। अगर 3 बंद होते तो यहां -3, यहां +3, तो ये ऑक्सीकरण अंक की। अब ये एक्चुअल में क्या रहता है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, वहां पर पूरा चैप्टर आएगा आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स अभिक्रिया है, वहां पर यही चीजें चलने वाली है। क्लियर है? तो यहां पर A+1 B-1, ए के ऊपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब ए की ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हो +1, यहां पर बी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बोल सकते हो? -1। क्लियर है? तो पॉइंट ये है हमारे पास की ऑक्सीकरण अंक पर निर्भर करती है। वो कैसे करेगी? हमारे पास En जो है वो समानुपाती है किसके? ऑक्सीकरण अंक के। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अंक रहेगा, ऑक्सीकरण अंक मतलब धनात्मक, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीकरण अंक मतलब प्लस वाले की बात हो रही है भाई साहब। ऑक्सीकरण अंक मतलब कौन सा वाला? प्लस वाला ऑक्सीकरण, माइनस वाला नहीं। कौन सा वाला? प्लस वाला। अरे क्लियर है क्या? बोले सर ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है। मुझे बताओ कि अगर किसी के पास प्लस आ रहा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, हाँ या ना? तो जितने ज्यादा प्लस आएंगे मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत ऋणता क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, हाँ है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, तो इसका मतलब विद्युत ऋणता ज्यादा है। जैसे मान लो कोई भी, अगर मैं परमाणु लू, कोई भी, मेरे को नहीं पता कौन है, अगर बोला जाए आपको En का क्रम लिखो, किस किस का, यहां पर दे रखा है A, यहां दे रखा है A+1, यहां दे दिया A2+, और यहां पर दे दिया A3+, कोई भी परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणता का क्रम तो क्या आएगा? A3+ की सबसे ज्यादा, देन A2+, देन A+1, इस तरीके से आएगी। क्लियर है? जैसे मान लो अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि Mn2+, Mn4+, Mn6+ और Mn+7, En का क्रम बताना है। किसका बताना है? En का क्रम। तो क्या आएगा? जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? मान लो आपसे पूछा जाए कि हमारे पास Fe+2 एंड Fe+3 में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो क्या बोलोगे आप? बोले सर बहुत सिंपल है, +3 पर आवेश ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा हमारे पास विद्युत ऋणता। क्लियर है? एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं मैं, बाकी विद्युत ऋणता निकालना आप अभी बाद में सीखोगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। मतलब विद्युत ऋणता निकालना नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो आपको पास यहां पर आ गया ClO, ClO2, ClO3, मान लो ये आ गया है। क्लियर है? इनकी विद्युत ऋणता आपसे पूछी जाए, यहां पर किसकी? क्लोरीन का। En बताना है, किसका? क्लोरीन परमाणु का En बताना है हर एक में। तो En परमाणु, अब En कैसे बताए अपन? उसके लिए तो ऑक्सीकरण अंक की अवस्था चाहिए। अब यहां पर ऑक्सीकरण अंक दे नहीं रखा, तो आपको क्या करना है? अगर यहां पर ऐसे निकालना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो अब मैं फिर से वही रफ बता रहा हूं। यहां पर अगर कभी ऑक्सीजन मिल जाए, तो ऑक्सीजन मिल जाए तो सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना मानते हैं? -2 मानते हैं। तो अब ध्यान से देखना, देखो ये क्या है? ClO। क्लियर है? अब मेरे को क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, ध्यान से सुन लेना कैसे निकाल रहे हैं। क्लोरीन का ऑक्सीकरण निकालना है, जिसका निकालना है उसको मान लो X गुणा कितनी क्लोरीन है? 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ऑक्सीजन पर कितना है? -2।
और कितना ऑक्सीजन है 1, और कुल आवेश है क्या इस पर? कुछ नहीं है। बोले सर मैथ्स में तो अगर कुछ नहीं रहता है, जैसे मान लो x है तो इसका मतलब कुछ नहीं दे रखा तो x की घात 1 तो है ही, तो +1 लिखते हैं। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ घात नहीं दे रखा मतलब कुछ नहीं दे रखा मतलब आवेश 0 है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? +2। ऐसे अगर मान लो आपसे ClO3 में पूछा जाए कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण तो कैसे बोलोगे? क्लोरीन का x माना गुणा 1, ऑक्सीजन का कितना है? -2, कितने ऑक्सीजन है? 3, बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +6। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि MnO4- में Mn का निकालना है, अब यहां पर 0 नहीं है, यहां पर -1 दे रखा, तो क्या करेंगे? फिर से Mn का माना x गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? -2 गुणा ऑक्सीजन कितने? 4 और बराबर -1 बराबर कितना आएगा? -1। -1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर -1 दिख रहा है, तो x का मान कितना आ गया? +7। x का मान ही निकालना रहेगा आपको। अरे क्लियर है? अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि Cl2O7 में क्लोरीन का बताओ, Cl2O7 में, जैसे यहां पर ऑक्सीजन का 1 मानते हैं, ऐसे ही आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का 1 मानते हैं, हाइड्रोजन का कितना मानते हैं सामान्यतः? +1। यहां पर ऑक्सीजन का -2, ऐसे ही हाइड्रोजन का कितना मानते हैं? +1, अगर कहीं पर जरूरत पड़े। Cl2O7 में अब क्लोरीन का कितना मानना है? x, कितने क्लोरीन है इस बार? 1 नहीं है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना मानते हैं? -2, कितने ऑक्सीजन है? 7, बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ गया? 14, तो x बराबर कितना आ गया? 14/2, मतलब कितना आ गया? +7। समझ में आ गई की बात? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो कॉमन सेंस है, तो बता दिया मैंने। बाकी अगेन कैसे ज्ञात करते हैं डिटेल में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ये मैंने बस थोड़ा सा बता दिया है आपको। अरे क्लियर है क्या? हल्का सा बता दिया, जितनी अपन को जरूरत रहेगी। तो उस हिसाब से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर अगर आप निकालोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, यहाँ क्लोरीन कितनी आ रही है? +4, यहाँ क्लोरीन कितनी आ रही है? +6, तो इसका मतलब ये आएगा। अरे क्लियर? समझ में आती है बात? ठीक है, ये आगे नंबर 3। नंबर 4 या नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन, इसको यहां से हटा ही देता हूं मैं, क्योंकि यहां आएगा तो वैसे भी नहीं। 3 हो गए। डन, चलो नंबर 3 हो गया, नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 क्या है? सराउंडिंग एटम, यानी सराउंडिंग परमाणु का मतलब क्या है? सराउंडिंग यानी कि पड़ोसी परमाणु, सराउंडिंग्स पड़ोसी परमाणु। पड़ोसी परमाणु, ये वैसे देखा जाए तो हमारे पास अलग नहीं है, ये तीसरे का ही दूसरा रूप है। बोले है? आ जाइए, क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास कार्बन
एच 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 एच, ये है एक, तो ये है। और दूसरा हमारे पास एक कार्बन और दे रखा है, और यहां पर दे रखा है एफ 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 एफ। कल मैंने जो आपको टेबल लिखाई है उस टेबल में से मुझे देख के बताइए कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी है, कार्बन की कितनी है, और फ्लोरीन की कितनी है। चलो कल जो बताया था उसको देख के बताओ फटाफट से। इनकी विद्युत ऋणता बताओ, कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, और फ्लोरीन की कितनी है, बताओ फटाफट से। कल जो मैंने बताया था कार्बन की विद्युत ऋणता थी 2.5, हाइड्रोजन की थी 2.1, और फ्लोरीन की थी हमारे पास 4.0, ये थी हमारे पास, हाँ है ना। हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5 और फ्लोरीन 4। फ्लोरीन के यहां पर गलती से अपन ने नोट्स में 4.5 लिख दिया था, बट जब आपके पास नोट्स आए तो उसमें 4 लिखा हुआ था। क्लियर, डन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जैसा अपन ने अभी सीखा था यहां पर, ये वाली जो चीज सीखी है ये अपन ने सीखी है। तो अगर ए और बी में से ए कम विद्युत ऋणी है, बी अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो मुझे बताओ जरा कि कार्बन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां से इस बंध को जब तोड़ेंगे तो यहां +1 आएगा, यहां -1 आएगा, तो कुल मिला के ऐसे 4 माइनस आएंगे, तो कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, -4। क्लियर। और यहां पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास वही सेम, इस बंध को तोड़ा तो फ्लोरीन, अब यहां पर क्या है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता से। तो जब आप इस बंध को तोड़ोगे तो फ्लोरीन के ऊपर -1 आएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, मतलब यहां कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +4। और अभी अपन ने पढ़ा है कि जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अंक उतनी ज्यादा विद्युत ऋणता, तो इसका मतलब CF4 में कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा रहेगी कंपेयर टू किसके, CH4 के, कंपेयर टू किसके, CH4 के। क्लियर। और अब हमारे पास इसमें लास्ट आता है, लास्ट हमारे पास जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है संकरण। संकरण नंबर 5 क्या है हमारे पास, संकरण। संकरण को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है भाई, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि EN जो है, EN वो समानुपाती रहता है परसेंटेज S लक्षण के। विद्युत ऋणता जो है वो समानुपाती रहती है किसके, परसेंटेज S लक्षण के। तो अगर मेरे पास मैं बात करूं यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणता की, तो अगर sp हाइब्रिड कार्बन है, मतलब यहां पर बात करता हूं EN का क्रम की, तो अगर मेरे पास कार्बन है जिसका संकरण है sp, कार्बन है जिसका संकरण है sp2, और कार्बन है जिसका संकरण है sp3, तो उसमें से विद्युत ऋणता अगर किसी की ज्यादा है तो सबसे ज्यादा है sp की, देन sp2 की, और देन क्या आता है sp3 की। ये हमारे पास विद्युत ऋणताओं का क्रम है। sp की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, देन sp2, और देन क्या आएगा हमारे पास sp3 आएगा। sp2 वाले सर चैप्टर 4 में सर CM क्या चल रहा है, नाजिया बेटा टेंशन मत लो, जब आगे काम करना पड़ेगा ना, जब दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ेगा, तब सब चीजें आएंगी, अभी नहीं आ रही होंगी।
ये वाली जो चीज है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं। क्लियर है? इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। क्लियर? मैं खुद बताऊंगा। ईएन जो है परसेंटेज है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं कि यार एसपी संकरित कार्बन है, उसकी विद्युत ऋणता रहती है 3.25। sp2 संकरित कार्बन जो है उसकी विद्युत ऋणता है 2.75, और sp3 संकरित कार्बन है जिसकी विद्युत ऋणता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो रहती है 2.5। क्लियर है? डन? तो करो एक कॉपी, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन है भाई? चलो हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं एन विद्युत ऋणता के स्केल विद्युत ऋणता हर एक परमाणु की जो है अलग अलग स्केल पर हमारे पास मापी गई है। तो उसमें हमारे पास जो जो स्केल अपन को पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा हमारे काम के है नहीं वैसे, मतलब दो ही है, पॉलिंग और मुलिकन सबसे ज्यादा काम के हैं। तो ईएन के स्केल के आधार पर हमारे पास जो है वो अपन यहां पर बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला है पॉलिंग, पहला है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग का नाम मतलब PAULING, ये हमारे पास है पॉलिंग स्केल। ठीक है, इसका जो आधार है बंद ऊर्जा के आधार पर ये रखा गया है। बंद ऊर्जा के आधार पर, बंद ऊर्जा के आधार पर इसके जो वैल्यूज आई है वो आई हुई है। जो मैंने आपको बनवाई थी टेबल वो यही वाली है, पॉलिंग स्केल पर आधारित। तो ये अगर आपको याद हो तो मैं फिर से बना देता हूं। ये आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कौन है? लिथियम, लिथियम के नीचे कौन है? Na। क्लियर? लिथियम के इधर कौन है? बेरिलियम, देन आता है बोरोन। ठीक है, यहां पर ऐसे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या है? नियोन। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहां बात करूं तो इसमें क्या आएगा? ये आ गया। Na के बाद क्या आएगा? Mg, Al,
SiPO, P के बाद क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आ गया, अरे ये तो लिखना ही नहीं अपन को, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद क्या आएगा, आयोडीन। ये आपको मैंने लिखवाए थे, अगर आपको याद हो। इसमें अगर आपको याद हो तो ये EN लेफ्ट से राइट जाते हैं तो EN क्या होती है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, L2R, तो क्या होगा हमारे पास, EN का मान बढ़ेगा, ठीक है। और यहां पर भी अगर मैं देखूं तो टॉप टू बॉटम जब आप आओगे, टॉप टू बॉटम जब आप आओगे तो EN का मान क्या होगा, यहां घटता है। ये है 2.1, इसका मान कितना था 2.1, इसका मान कितना है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 1, अब 1 में से 0.1 घटा दो 0.9। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है और ये कोई रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूं, बस याद करने की ट्रिक है। अब क्या करो, इस वाली लाइन में जो हमारे पास है इसमें प्लस का 0.5 ऐड करते हुए चलो एंड तक, कोई चेंज नहीं है। ये कितना आ गया 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके आसपास। वैसे फ्लोरीन की 3.96 रहती है, बट अपन बोल कितना देते हैं 4.0। अब क्या करो, यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें से ऊपर से नीचे आने पर घटता है ना, तो यहां क्या कर दो, यहां से यहां आने पर माइनस का 0.5 और यहां से यहां आने भी माइनस का 1, सॉरी लास्ट दो में क्या करो, यहां पर माइनस का 1 कर दो, माइनस का 1 और यहां भी -1, लास्ट दो में बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 मतलब 2.5, और यहां पर कितना आ गया 3। बाकी में क्या करो, कुछ नहीं करना है, यहां पर 0.3 ऐड करते हो, लेफ्ट से राइट बढ़ती है ना, और टॉप से बॉटम आने पर घटती है, तो लास्ट दो में एक एक घटा दो, एक एक घटाओगे तो 4 में से गया 3, 3.5 में से गया तो 2.5, यहां 0.3 ऐड करेंगे तो ये 0.9, ये कितना हो गया 1.2, ये कितना हो गया 1.8, यहां कितना आ गया है 1.8 के बाद हमारे पास ये कितना आ गया, अरे बोल काहे नहीं रे भाई, 1.8 के बाद यहां पर आ गया 2.1 और ये आ गया 2.1। भाई साहब कौन सी गणित है ये आ गया हमारे पास 1.5, ये आ गया है 1.8 और ये आ गया 2.1। इसकी वैल्यू रहती है लगभग 2.7 के आसपास, इसकी वैल्यू रहती है 2.6 के आसपास। क्लियर, करो फटाफट से कॉपी। जल्दी जल्दी जल्दी। डन है, चलो नेक्स्ट नंबर 2, इसे में लिखते हैं अपन, ये आ गए EN के स्केल, यहां पर नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, पॉलिन के बाद आता है मूलिकन। मूलिकन स्केल, मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल किसके आधार पर है, IP या IE लिख सकते हो आप, IE तथा
या आईपी लिख लो, हमारे पास क्या आएगा आईपी। आईपी मतलब आयनन विभव, आईपी आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन विभव तथा ईए के आधार पर। क्लियर। इनकी वैल्यूज कुछ मतलब नहीं है अपन को, यहां पर सिंपल है कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग, ये होता है आईपी की जो वैल्यू दी रहेगी किसी परमाणु के लिए, और ईए की जो वैल्यू दे रखी है उसका हाफ होता है। उसका क्या रहता है हमारे पास, हाफ रहता है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। और यहां पर अगर बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, ऐसे लिख लो, पॉलिंग स्केल जो है, सॉरी मुलिकन स्केल जो है, वो हमारे पास लगभग 2.8 गुना ज्यादा है किससे, मुलिकन पॉलिंग स्केल से। पीएस मतलब पॉलिंग स्केल, एमएस मतलब मोहन सिंह, ऐसा हाँ मतलब ऐसे मान सकते हो कि एमएस अपन पीएस से 2.8 गुना ज्यादा है। तो यहां पर अगर बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से मुलिकन स्केल पर किसी भी परमाणु की निकालोगे तो उसको अगर 2.8 से पॉलिंग स्केल जो अपन को दे रखा है, तो पॉलिंग स्केल वाले को अगर मैं 2.8 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को मुलिकन स्केल वाली मिल जाएगी। और ये वैल्यू किस पर निर्भर करती है, आईपी प्लस ईए बटे 2 पर। क्लियर, करो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे डन है क्या? ठीक है। जैसे जैसे आकार में चेंज आता है वैसे वैसे हमारे पास यहां पर भी चेंज आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन, एन के अनुप्रयोग। सबसे पहला फर्स्ट, फर्स्ट लिखेंगे एन के अनुप्रयोग में सबसे पहला आएगा फर्स्ट। 10 मिनट अभी हमारे पास। तो फर्स्ट है बंध की ध्रुवता। बंध में आयनिक लक्षण, कि भाई बंध में आयनिक लक्षण कितने प्रतिशत, आयनिक लक्षण बताने के लिए। किसी भी बंध में अगर आयनिक लक्षण बताने हो तो वो अपन यहां पर बता सकते हैं। किसी भी बंध में अगर आयनिक लक्षण बताने हो तो वो अपन यहां पर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे देखते हैं, आ जाइए। पहला मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि आयनिक लक्षण बंध में, ध्यान रखना बंध में आयनिक लक्षण है, आयनिक लक्षण बराबर 16 गुणा
डेल्टा ई एन मतलब विद्युत ऋणता में अंतर प्लस 3.5 गुणा डेल्टा ई एन का स्क्वायर। करो, ये किसी भी बंद में अपन निकाल सकते हैं इससे। डन है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो HCl है, इसमें आयनिक करैक्टर निकालने हैं, आयनिक लक्षण निकालने हैं। आयनिक लक्षण कितने हैं? तो क्या करोगे कि परसेंटेज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी रहती है 2.1, क्लोरीन की कितनी रहती है 3.0, तो डेल्टा ई एन कितना आ गया 3.0 माइनस 2.1 बराबर 0.9। कितना आ गया है 0.9। तो डेल्टा एन 0.9 आ गया, तो प्रतिशत परसेंटेज आयोनिक लक्षण, परसेंटेज भी लगा लेना भाई साहब, बराबर 16 गुणा डेल्टा ई एन मतलब कितना आ गया 0.9 प्लस 3.5 गुणा 0.9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16 नंबर 144, तो 14.4 तो ये हो गया, प्लस 3.5 गुणा 0.81, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, मतलब सिंपल है, हमारे पास यहां पर कुछ है नहीं। टू 2.835, तो ये आ गया 14.4 प्लस 2.8, 4 और 8 2, 8 4 12, 2 4 6 और 1 7, और कितना गए, यानी कि 17.2% है। HCl में जो आयनिक बंध है वो 17.2 है, बाकी जो है वो सहसंयोजक लक्षण है। HCl में जो आयनिक लक्षण है वो कितने हैं 17.2% है आयनिक, और बाकी के जो है वो कौन से हैं, सहसंयोजक लक्षण है। क्लियर, डन, करो फटाफट से, शाबाश। डन है भाई, चलो पहला हो गया हमारे पास, नंबर 2, नंबर 2 है अधात्विक लक्षण बताने में।
अधात्विक लक्षण क्या होते हैं? अधातुओं की प्रॉपर्टी क्या रहती है? अधातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इलेक्ट्रॉन, धातुओं की प्रवृत्ति क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन देने की, और अधातुओं की क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। क्लियर है? तो En ज्यादा अर्थात अपन बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अधात्विक लक्षण ज्यादा। अधात्विक लक्षण ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हमारे पास, इधर ध्यान देंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हमारे पास En ज्यादा है अर्थात अधात्विक लक्षण ज्यादा? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर पीरियड में, आवर्त में मैं बात करता हूं, आवर्त में लेफ्ट से राइट अगर अपन जाते हैं L2R जाने पर En बढ़ता है, यस, तो इसका मतलब अधात्विक लक्षण भी बढ़ेंगे। अधात्विक लक्षण बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब धात्विक कम हो रहे हैं, जो कि पहले भी बता चुका हूं। मतलब धात्विक लक्षण क्या हो रहे हैं? कम। क्लियर? और वर्ग में अगर बात करोगे, टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो क्या हो रहा है? En कम होता है, हाँ है ना? वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो En क्या होगा? कम। En अगर कम होगा तो धात्विक लक्षण क्या होंगे? सॉरी, En कम हो रहा था, धात्विक लक्षण भी क्या होंगे? कम होंगे। अधात्विक लक्षण क्या होंगे हमारे पास? कम होंगे, और धात्विक लक्षण क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्लियर? इसलिए आप देखते हो कि हमारे पास पीरियड में लेफ्ट से राइट, पीरियड में देख लो आप, अगर पीरियड में देखो कि लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं? धातु रहते हैं, और राइट साइड में क्या रहते हैं? धातु रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो हमारे पास धात्विक लक्षण कम होते जाते हैं और अधात्विक क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? डन है भाई? 5:46 हो गए हैं। धातु ऑक्साइड, ऐसे लिख लो ऑक्साइड, ऐसे लिख लो हाइड्रोक्साइड, या ऑक्सी अम्ल को बताने में। 2 मिनट पढ़ेंगे अपन, ध्यान देंगे अभी, या चलो नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। ये खुश रहो, तुम भी हेडिंग जरूर डाल लो। तो ये वाला जो चैप्टर बचा है हमारे पास 20 एक मिनट का बचा है, और नेक्स्ट वाला वीक में मंडे को ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि सबसे
इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री का। मतलब मैं जिस बैच में फिजिकल पढ़ा रहा हूं वहां पर भी यही बात बोलता हूं, ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं वहां पर भी यही बात बोलता हूं, और आपके बैच में इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं तो यहां पर भी यही बात बोलूंगा, यहां पर भी एक ही बात बोलूंगा। क्लियर है? यहां पर हल्का सा देख लो कि अगर मेटल है के साथ OH जुड़ा हुआ है, धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अगर OH बंद है तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोक्साइड। और अगर हमारे पास धातु के साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ अगर हमारे पास OH जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल परमाणु उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? होमवर्क का क्वेश्चन में आपके पास यही है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और कोई भी है क्या? और कोई तो नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, होमवर्क में डीपीपी कर लीजिएगा 1 से लेके, और कितनी तक दे रखी है तुम्हें? फिजिक्स मुझे भी आती। क्यों? आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है नहीं। तो इसलिए कृपा करके इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक सारी करनी है, ठीक है? यहां पर ध्यान रखेंगे एक चीज, आपको मैं लिखा देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट धनायन आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? H+। और अगर स्मॉलेस्ट ऋणायन पूछा जाए तो वो H- नहीं है, ध्यान रखना, वो कौन है? F- है। अभी लिखवाऊंगा मैं, स्मॉलेस्ट धनायन क्या है हमारे पास? H+ है, बट स्मॉलेस्ट ऋणायन अगर पूछा जाए तो वो F- है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, चलो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का आएगा। अब वहां पर अपन को सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, बंद क्यों बन रहे हैं, कोई हमारे पास अक्रिय गैस है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी बंद बना रहा है, तो क्यों बना रहा है, बंद बनने का कारण क्या है? कल टेस्ट है, उसके लिए आपको ऑल सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया तरीके से टेस्ट देना है, ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ टेस्ट दे और आप पता लगाए कि कहां पर आपका टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? डन। 1 से 6 तक डीपीपी आपके पास ऑलरेडी आ गई होंगी, वो करनी है आपको। 1 से 6 डीपीपी आपके पास ऑलरेडी आ गई होगी, वो करना है, ठीक है? दीपक जी कह रहे हैं DOUGHT, दीपक जी DOUGHT कहां है? दीपक बेटा आपका कोई भी यहां पर देख लीजिए, डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। BR 2.8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आयोडीन 2.5 मत लिखना। दीपक, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? दीपक बता दिया है कि ये वाली चीज अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जब वहां वो चीज लिखी हुई है तो भाई देखो ना यार, जब मैंने बोला है आपको CsP का मतलब यह है कि कार्बन sp संकृत हो, CsP2 का मतलब है कार्बन sp2 संकृत हो, CsP3 का मतलब है कार्बन sp3 संकृत हो। और इस टॉपिक के बारे में बेटा जी मैंने बोल दिया कि ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप टेंशन ना ले, वो जो भी टॉपिक है आपको नेक्स्ट में समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर? तो उसकी टेंशन ना ले, ठीक है भाई? टेबल बनवा दीजिए, एक बार बनवा दीजिए टेबल भाई पहले ही, ठीक है? चलो, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, अरे बेटा अंदर क्या होगा डेफिनेशन से जब समझ में नहीं आएगा? डेफिनेशन इंटरनेट पे मिलती है, एनसीईआरटी मिल जाएगी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब जो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा उसको मेरे में
को रहने दीजिए, मेरे पास रहने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो कहां पर पढ़नी चाहिए, वो मेरे पर छोड़िए आप, ठीक है भाई। तो लव यू ऑल, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।